तब यार लूसियस यूनो को समझाता है कि चाहे वो ताकतवर हो चुका है पर फिर भी वो उन्हें नहीं रोक सकता है। और तब हम देखते हैं एंजल्स मैजिक नाइट्स के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तब कुछ मैजिक नाइट्स एक एंजल के ऊपर हमला कर देते हैं पर वो एंजल अलग अलग मैजिक को फेंक के उन सबके मैजिक को काट देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मास्टर लूसियस ने उन सभी रेबल्स को इकट्ठा किया है जो कि इस न्यू दुनिया के लिए सही नहीं थे, और उसके बाद उन्होंने उन्हें रिफॉर्म्ड, कॉम्बाइंड और ट्रांसफॉर्म करके इस दुनिया के गार्डियन एंजल्स बना दिया है। ये कितनी ज्यादा अजीब बात है ना कि जो ट्रेटर्स इस दुनिया को तबाह करना चाहते थे वो आज इस दुनिया को ठीक कर रहे हैं। ये कितना ज्यादा लॉजिकल वर्ड है ना। तब सभी मैजिक नाइट्स को एंजल्स से डर लगने लगता है क्योंकि उनकी पावर्स का उन पर कोई असर नहीं हो रहा होता और उन्हें एहसास हो जाता है कि मैजिक नाइट्स और नोबल्स में से कोई भी उन्हें नहीं हरा सकता। पर तभी एन उन्हें समझाता है कि उन्हें हर कीमत पर लड़ना पड़ेगा क्योंकि मैजिक नाइट्स होने के तौर पर उन्हें लोगों को बचाना है। चाहे इस टाइम हमारा दुश्मन इतना ताकतवर है कि हम उसके आगे नहीं टिक सकते और ये चाहे बहुत ज्यादा रेकलेस है, पर फिर भी हमारे पास ऐसे कॉमनर्स की एग्जाम्पल है जिन्होंने ऐसी बहुत सी रेकलेस लड़ाइयाँ लड़ी हैं और वो बहुत ज्यादा ताकतवर भी हुए हैं, जिस वजह से अगर वो ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तब सोल अपने गोलम को वहाँ पर बुला लेती है और जैसे ही एक एंजल उसकी तरफ हमला करता है वैसे ही सोल का गोलम उस हमले को ब्लॉक कर लेता है, जिसे देखकर वो खुद हैरान हो जाती है। और मैजिक नाइट्स को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार सोल का मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। तभी सोल को आसपास कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं वहाँ पर एक माना जोन एक्टिवेट हो जाता है। अब हमारी लव की पावर को विटनेस करो। मैं और यूनो साथ मिलके इस स्पेस के अंदर के मैजिक और टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने साथियों के स्पेल्स को ताकतवर बना के अपने एनिमीज को कमजोर कर सकते हैं। तो ये सब कुछ देख के क्लाउस को एहसास हो जाता है कि यूनो विज़र्ड किंग बनने के लिए बिल्कुल सही है, जिस वजह से वो अपने साथियों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। और यूनो के इस स्पेल की वजह से सभी के अंदर एक नई हिम्मत आ जाती है, जिस वजह से वो एंजल्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी लूसियस यूनो के पास टेलीपोर्ट हो जाता है और अपने टाइम मैजिक के अंदर उसे कैद कर लेता है। इस जगह के अंदर टाइम स्टिल रहता है, जिस वजह से तुम इस टाइम मैजिक से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लगता है ये मैजिक मुझे ही रोकने के लिए बनाया गया है और मुझे लगा ही था कि तुम ही मेरे राइवल बनने के लायक हो। अपनी बकवास करना बंद करो क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक राइवल है और वो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। तो यूनो अपनी तलवार से लूसियस के ऊपर हमला कर देता है पर लूसियस उस तलवार को अपने हाथ से रोक लेता है। लूसीफेरो को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं फिजिकली भी टफ हो चुका हूँ, जिसका मतलब तुम्हारे अटैक्स इतनी आसानी से मुझ तक नहीं पहुँचेंगे। तुम्हारी ये स्पेल काफी बड़ी है, जिसका मतलब तुम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे और आखिर में ये सब कुछ पॉइंटलेस होगा क्योंकि तुम लोग बस अपनी सफरिंग्स को बढ़ा रहे हो। तो यहाँ कैप्टन यामी अभी भी कैप्टन जैक के साथ होते हैं और कैप्टन जैक को यकीन नहीं हो रहा होता कि वो मरने वाले हैं। तब हम यहाँ पर कैप्टन जैक का पास्ट देखते हैं जहाँ पर वो कैप्टन यामी के साथ लड़ रहे होते हैं। आखिरकार तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? चाहे हम लोग बुरे लोग दिखाई देते हो पर फिर भी मैं तुम्हारी साइड हूँ बेवकूफ। यामी, हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है तो चलो फिर हेडक्वार्टर्स वापस चलते हैं। और हाँ, तुम्हें दूसरी स्क्वाड्स के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, उसने ही सबसे पहले मुझ पर हमला किया था। तो सभी लोग कैप्टन यामी और मॉर्गन के बारे में बात करने लगते हैं क्योंकि वो क्लोवर किंगडम के सबसे बेस्ट डार्क और लाइट डुओ होते हैं, क्योंकि लाइट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एट्रीब्यूट होता है और डार्क मैजिक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होता है। तब कैप्टन जैक को दोनों में इंटरेस्ट आ जाता है और वो सोचने लगते हैं कि वो किसी दिन उन दोनों को जरूर काटेंगे। यामी, पीछे हटो, मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो जैक, तुम उठ गए। लगता है मुझे अपने लाइट मैजिक का इस्तेमाल करके तुम्हें हेवन पहुंचाना ही पड़ेगा। मैंने अभी तक पागलों की तरह सब कुछ स्लैश किया है और अपनी स्किल्स को बहुत ज्यादा शार्प किया है, तो इसलिए अब मैं इस अपने आखिरी अटैक से सब कुछ काट डालूंगा। तब मॉर्गन के हमला करते ही कैप्टन जैक भी अपना हमला कर देते हैं, जिससे कि दूर दूर की जमीन कट जाती है और उसके रास्ते में आने वाले सारे एंजल्स काटे जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। तो यामी, आखिरकार तुम्हें मेरा ये फाइनल स्लैश कैसा लगा? तब कैप्टन यामी कहते हैं, वैसे मैं ये मानना तो नहीं चाहता पर ये सच में बहुत ज्यादा कमाल का था जैक। तब कैप्टन जैक कहते हैं, ये तो अच्छी बात है पर मुझे हमेशा एक चीज का रिग्रेट रहेगा कि मैं तुम्हें नहीं काट पाया। तब इतना कहते ही कैप्टन जैक मर जाते हैं। अगर ये हमला मुझे छू जाता तो मैं पक्का मारा जाता। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है
कि तुम वो मॉर्गन नहीं हो जिसे मैं जानता था। वैसे इससे मुझे भी दर्द हो रहा है, पर अब आगे और भी लोग मरने वाले हैं। पर तुम चिंता मत करो, क्योंकि बहुत जल्द तुम सभी लोग दोबारा से जिंदा होके इकट्ठे खुश रहोगे। तो यहाँ मॉरिस के हमले से कैप्टन मेरिलोना का हार्ट डिके कर जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पर कैप्टन मेरिलोना फिर भी हार नहीं मानती है और अपनी बॉडी को माना में बदल के मॉरिस के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है। ये तो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा ह्यूमन नहीं देखा जिसकी बॉडी खुद एक माना हो। जो बॉडी मास्टर लूसियस ने मुझे दी है, उसकी मदद से अगर मैं किसी को टच करता हूँ तो वो टूट जाता है, और इसके आगे तो यहाँ का माना जोन भी नहीं टिक सकता। पर फिर भी तुम मेरे टेंटिकल्स को काउंटर करके अपने माना की मदद से दोबारा से अपनी फॉर्म बना पा रही हो। ये तो सच में बहुत कमाल का है। पर मेरे टेंटिकल्स की रीजनरेशन स्पीड इससे ज्यादा है। तो चलो फिर देखते हैं कि आखिरकार तुम्हारी बॉडी कब तक टिकेगी। तो क्रिम्सन लायन के एक मैजिक नाइट को ये एहसास हो जाता है कि अगर कैप्टन मेरिलोना ऐसी आगे बढ़ती रही तो वो नहीं बचेंगी। पर कैप्टन मेरिलोना पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं होती। तो एंजल्स क्लोवर किंगडम के लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर तभी कैप्टन वर्मिलियन सैलेमेंडर को लेकर बीच में आ जाते हैं और उन एंजल्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ क्रिम्सन लायंस के मैजिक नाइट्स बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो कैप्टन वर्मिलियन और कैप्टन मेरिलोना की मदद कैसे करें। तो यहाँ कैप्टन मेरिलोना अंधाधुंध मॉरिस के साथ लड़ रही होती है, पर मॉरिस के टेंटिकल्स उनकी बॉडी को धीरे धीरे तोड़ रहे होते हैं और उनके हाथों को तोड़कर उन पर हमला कर देते हैं। पर तभी क्रिम्सन लायंस के मैजिक नाइट्स बीच में आ जाते हैं और मॉरिस के टेंटिकल उन्हें तबाह कर देते हैं। तब वो दोनों कैप्टन मेरिलोना को सब कुछ संभालने के लिए कहते हैं और कैप्टन मेरिलोना फिर से मॉरिस के टेंटिकल्स को तोड़ना स्टार्ट कर देती हैं। तुमने मेरे टेंटिकल्स के साथ साथ अपने उन साथियों को भी जला दिया है जो कि तुम्हें बचा रहे थे। ये कितनी ज्यादा मजेदार बात है ना। अपनी बकवास करना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हें हर हालत में मारती रहूंगी। तो बाकी क्रिम्सन लायन के मैजिक नाइट्स भी कैप्टन मेरिलोना की मदद करने के लिए अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं और मॉरिस के टेंटिकल्स के आगे आकर अपने आप को सैक्रिफाइस करने लगते हैं। ये सब कुछ यूजलेस है, क्योंकि तुम लोग चाहे जितना मर्जी अपना सैक्रिफाइस दे दो, फिर भी तुम लोग मुझे नहीं रोक पाओगे। तो ये सब कुछ देख के कैप्टन वर्मिलियन को समझ में आ जाता है कि कैप्टन मेरिलोना बार बार मॉरिस के ऊपर इसलिए हमला कर रही है क्योंकि उसके फिजिकल ब्रेकडाउन और रीजनरेशन की एक लिमिट है। पर मॉरिस को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार कैप्टन मेरिलोना अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही है। चिंता मत करो, चाहे तुम लोग जितने मर्जी बेवकूफ क्यों ना हो, पर फिर भी मास्टर लूसियस तुम लोगों को रिक्रिएट कर देंगे और तुम लोगों को इक्वल बना देंगे। अपनी बकवास करना बंद करो कठपुतली। ये निडर क्रिम्सन लायंस तुम जैसे बंदे के आगे कभी नहीं झुकेंगे और ये मेरी इस फायर को इन्फर्नो में बदल देंगे। तब हमें पता चलता है कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ कैप्टन मेरिलोना लड़ेंगी, उतने ही उनकी फ्लेम्स ऑफ हेल फायर ग्रो करेंगी। अपने मरे हुए मेंबर्स की श्रद्धांजलि के लिए मैं ये कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें और अपनी लाइफ को एशेस में कन्वर्ट कर दूंगी। तो यहाँ कैप्टन नोज़ेल की भी हालत बहुत बुरी होगी होती है। नोज़ेल, तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हो, पर तुम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जिन सिल्वर ईगल्स को मैं छोड़कर गई थी वो इससे अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो नेब्रा रो रही होती है क्योंकि वो अपनी माँ के साथ फाइट नहीं करना चाह रही होती और यहाँ सॉलिड को भी एहसास हो गया होता है कि वो अपनी माँ के सामने कुछ नहीं कर सकते। नेब्रा और सॉलिड, तुम्हारे अंदर भी और ज्यादा ताकतवर होने की कैपेसिटी है, पर तुम्हारे प्राइड और नफरत ने तुम्हारी स्ट्रेंथ और स्पिरिट्स को जकड़ रखा है। लगता है तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्यार नहीं है और ये मेरी ही गलती है। अगर मैं मरी ना होती तो ऐसा नहीं होता, तो इसलिए मुझे माफ कर दो। तब हमें पता चलता है नोवेल की ताकत देखने के बाद सॉलिड का प्राइड टूट चुका था, जिस वजह से उसने ताकतवर होने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी थी, पर फिर भी आज वो कुछ नहीं कर पाया, जिस वजह से वो डिप्रेस होने लगता है। चाहे तुम कमजोर हो, पर फिर भी मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और मास्टर लूसियस एक ऐसी पीसफुल दुनिया क्रिएट करेंगे जहाँ पर सभी लोग इक्वल होंगे। तो चलो फिर रीबॉर्न हो जाओ ताकि हम लोग एक फ्रेश स्टार्ट कर सके। तब सॉलिड को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर तभी बीच में नोएल आ जाती है और सॉलिड को फिर से उठने के लिए कहती है। तुम पक्का नोएल होगी और तुम बिल्कुल वैसे ही दिखती हो जैसी मैं तुम्हारी उम्र में दिखा करती थी। और अब जब ये सब कुछ खत्म होगा और तुम दोबारा से रीबॉर्न होगी, तब हम सभी लोग इकट्ठे रहेंगे। तब नोएल कहती है, मैंने अपनी माँ की सिर्फ सोल ही देखी है, पर मुझे पूरा यकीन है कि वही मेरी रियल मदर थी। तुम चाहे एसिया सिल्वा हो, पर तुम वो माँ नहीं हो जिसे हम जानते थे, जिस वजह से हम तुम्हें हराकर सरपास जरूर करेंगे। तब कैप्टन नोज़ेल को इस बात का एहसास होता है
कि नोएल ताकतवर हो गई, पर उन्हें ये लग रहा होता है कि नोएल अनडाइन के बिना उनकी माँ का सामना नहीं कर पाएगी। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ नोएल आस्था को याद करके रो रही होती है। मैं आस्था को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई। मैं अब और ज्यादा सेंट मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती, जिस वजह से मैं और ज्यादा ट्रेनिंग करके ताकतवर हुई थी, पर फिर भी मैं लूसियस के आगे कुछ नहीं कर पाई। और अगर मैं अब ऐसे ही स्ट्रगल करती रहूंगी तो भी मैं कुछ चेंज नहीं कर पाऊंगी। पर फिर भी मैं हार नहीं मान सकती। मुझे पूरा यकीन है कि आस्था जिंदा है, तो इसलिए मुझे ताकतवर होकर इस किंगडम को बचाना होगा ताकि वो अपने घर वापस आ सके। तब कोहोनो वहाँ पर आ जाती है और नोएल की बातों को सुनकर उसे लगने लगता है कि उसे नोएल को चीयर अप करने की कोई जरूरत नहीं है। तब नोएल उसके वहाँ आने का कारण पूछने लगती है, जिस वजह से कोहोनो उसे बताती है कि अंडर वाटर टेम्पल में एक बड़ी चीज हो रही है जिसमें उन्हें उसकी जरूरत है, और ये सब कुछ क्लोवर किंगडम और बाकी दुनिया पर आए मुसीबत से रिलेटेड है। तब नोएल कोहोनो के साथ अंडर वाटर टेम्पल में चली जाती है जहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन घूम रहा होता है और नोएल उसके बारे में पूछने लगती है। तो कोहोनो उसे बताती है कि वो सी गॉड है जो कि पुराने टाइम से अंडर वाटर टेम्पल में रहता है, और पुरानी कहानियों के हिसाब से वो तभी जागता है जब दुनिया पर खतरा मंडराता है, और सी गॉड के अभी उठने का मतलब यही है कि दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। तब हमें पता चलता है कि वो सी गॉड एक ऐसे मैजिक यूजर को ढूंढ रहा होता है जिसके अंदर कमाल का वाटर मैजिक हो, ताकि वो एक स्पिरिट की तरह उसके माना के साथ कनेक्ट कर सके। और हम देखते हैं नोएल इसके लिए बिल्कुल सही होती है, जिस वजह से वो ड्रैगन नोएल के साथ जुड़ गया होता है और उसका नाम लेविएथन होता है। तब प्रेजेंट में कोहोनो और कियाटो भी नोएल की मदद करने आ जाते हैं, और सॉलिड को यकीन नहीं हो रहा होता कि नोएल अभी भी और ज्यादा ताकतवर हो सकती है। तो नोएल लेविएथन के साथ मिलके अपने वेलकेरी आर्मर के ड्रैगन फॉर्म को एक्टिवेट कर लेती है ताकि वो अपनी माँ को सरपास कर सके, और एसियर को ये देख के नोएल पर बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा होता है। तो नोएल अपने मैजिक से एसियर पर हमला कर देती है, पर एसियर उसके मैजिक को काट के नोएल की तरफ बढ़ने लगती है, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और यहाँ हम देखते हैं लूसियस यूनो के ऊपर भारी पड़ रहा होता है, पर यूनो अपने स्टार मैजिक की मदद से उसके हमलों से बच रहा होता है। ये अपने स्टार मैजिक और विंड मैजिक की मदद से मेरी स्पीड और प्रिडिक्शन के साथ मैच कर पा रहा है, पर फिर भी ये मुझसे नहीं बच सकता। तो यूनो फिर से लूसियस के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है, पर लूसियस उसकी तलवार को पकड़कर उसे दीवार में दे मारता है और उसकी सोल को कंट्रोल करने के लिए उसे टच करने लगता है। पर तभी यूनो अपने विंड मैजिक की मदद से अपने आगे एक शील्ड बना लेता है जो कि किसी भी इनकमिंग अटैक को रोक सकती है। तो यूनो लूसियस के कंधे पर एक कट मारने में कामयाब हो जाता है। मैं ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा, जिस वजह से मुझे जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा। यहाँ पर कुछ भी सही नहीं चल रहा है। जो यूनो क्लोवर किंगडम में बड़ा हुआ है उसके पास इस तरह की पावर नहीं होनी चाहिए थी। मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से यूनो सबसे ज्यादा उस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग बना था जहाँ पर उसने स्पेड किंगडम में धीरे धीरे पावर हासिल की थी, और वहाँ पर कभी भी कोई रेबिलियन नहीं हुआ था। पर फिर भी यूनो को स्टार मैजिक को मास्टर करने के लिए बहुत सारे साल लग गए थे, पर फिर भी ये यूनो एक ही साल में स्टार मैजिक को मास्टर कर पाया है, और ये तो उस यूनो से भी ज्यादा ताकतवर है। और बाकी सभी लोगों का भी यही हाल है, क्योंकि ऐसा कोई फ्यूचर नहीं था जहाँ पर नोवेल भी इतनी ज्यादा ताकतवर हो। जो मैंने फ्यूचर देखा था उसमें तो मेरे लूना को भी मॉरिस के हाथों मर जाना चाहिए था, वर्मिलियन को भी अभी तक मर जाना चाहिए था, और मैजिक नाइट्स को भी पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए था। पर अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ है? आखिरकार क्या बदल गया है? आखिरकार मेरी प्रिडिक्शन और रियलिटी में क्या डिफरेंट है? इस यूनो ने हमेशा आखिरी हमला किया है, और इससे लूसीफेरो के साथ लड़ाई के टाइम भी ऐसा ही किया था। ये इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था कि मैंने बार बार अपने आप को ताकतवर करने की कोशिश की है, क्योंकि मैं इसे नहीं हरा सकता था। पर फिर भी ये एक ऐसा फ्यूचर है जिसे मैं रीड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये वो दुनिया है जिसे आस्था ने इन्फ्लुएंस किया है। तब यूनो लूसियस पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।